नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे बायोलॉजी का संपूर्ण रिवीजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कोशिका यानी सेल की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी जी। और परिभाषा के अनुसार ये सभी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हाँ। चाहे पौधे हों या जंतु, सभी का शरीर कोशिकाओं से ही बना है। और इसकी खोज का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। यहाँ लिखा है कि सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज हुई थी। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। कॉर्क में? जी। इस कॉर्क के चारों तरफ सुबेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया और सेला शब्द से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। सेला? जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। अच्छा। और जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने इसे एक शैवाल यानी एल्गी में देखा था। और ल्यूवेनहॉक की अन्य खोजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया, आरबीसी और शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल की खोज की। ओह, साथ ही उन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया और रिक्तिका, वैक्यूल और कोशिका भित्ति सेल वॉल की भी खोज की। वाह! इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल। और कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक हैं, जबकि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता अरुण कुमार शर्मा हैं। ये नाम याद रखना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आकार की। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। जी। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसका आकार सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर होता है और इसे पीपीएलओ या एमएलओ भी कहते हैं। और सबसे बड़ी? वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही होगा। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिचकस एग है, जिसका आकार 130 गुणा 170 मिलीमीटर होता है। यहाँ मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में भी बताया गया है। हाँ, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म सेल है, जो चल होती है, मोटाइल होती है। अच्छा, वो मूव कर सकती है? जी। इसके 4 भाग होते हैं। हेड, सिर, जिसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है। नेक, गर्दन, जिसमें सेंट्रियोल होता है। बॉडी, मध्य भाग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और टेल, पूंछ, जिसमें एक्सियल फिलामेंट होता है। और सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम सेल और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है। और रक्त कोशिकाओं की बात करें तो सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, अब कोशिकाओं के प्रकार पर आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें मुख्य अंतर क्या है? यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक एक अकेंद्रिक कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता और डीएनए बिखरा हुआ होता है। मतलब कोई कंट्रोल रूम नहीं, सब ओपन प्लान है। बिल्कुल। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते। उदाहरण है नीली हरी शैवाल, जीवाणु। और यूकैरियोटिक? यह सकेंद्रिक कोशिका है जिसमें केंद्रक और व्यवस्थित डीएनए होता है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाते हैं। जैसे हम और आप? हाँ, जैसे जंतु और पादप। यहाँ कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। ये जानना जरूरी होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यीस्ट एक कोशिकीय कवक होने के बावजूद यूकैरियोटिक है। अच्छा। इसका उपयोग शराब बनाने में होता है क्योंकि इसमें जाइमेज एंजाइम होता है। इसी तरह अमीबा और युग्लिना भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हैं। चलिए अब कोशिका की संरचना के अंदर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1839 में शील्डन और श्वान ने दिया था। सिद्धांत बहुत सरल है। शरीर कोशिका का बना होता है। बहुत सीधी बात। अब आते हैं कोशिका के अंगों पर। सबसे पहले है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। ये शब्द पुरकिंजे ने दिया था और हक्सले ने
इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जीवन का भौतिक आधार। अगला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये कहाँ पाई जाती है? ये केवल पादप, कवक और जीवाणु में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। अच्छा, हम लोगों में नहीं होती? नहीं। इसका काम सुरक्षा और आकार देना है। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। पौधों में सेल्यूलोज से, कवक में काइटिन से और जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन से। और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी द्विस्तरीय संरचना है। और इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, सेमी परम्यूबल। मतलब ये एक गेटकीपर की तरह है। बिल्कुल। ये पदार्थों का चयन करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो रही है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और ऊर्जा के सिक्के यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। अच्छा। ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है और दिलचस्प बात यह है कि ये एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनॉमस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या बात है! कोशिका के कंट्रोल से बाहर भी? कुछ हद तक, हाँ। और गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, इसके तो कई उपनाम हैं, डाकघर, ट्रैफिक पुलिस। हाँ, क्योंकि ये कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का काम करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम भी इसी से बनता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली अपघटनीय एंजाइम मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाता है और पूरी कोशिका को पचा डालता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं में इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे छोटे कोशिकांग की, राइबोसोम, राइबोसोम्स। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। प्रोटीन फैक्ट्री? जी। ये सर्वव्यापी कोशिकांग है और 2 प्रकार का होता है, 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में। S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। यहाँ अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बताया गया है। इसे कोशिका का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, खुरदरी ER, रफ ER, जिस पर राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन बनाती है। और दूसरी कोमल होगी। बिल्कुल, कोमल ER, स्मूथ ER, जो वसा यानी लिपिड बनाती है। अब आते हैं कोशिका के कंट्रोल रूम पर, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका का मुख्य भाग है क्योंकि कोशिका विभाजन की क्रिया यहीं पूरी होती है। अच्छा। और इसी के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। डीएनए और आरएनए परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? दोनों की खोज फ्राइडरिक मिशर ने की थी। डीएनए एक डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित संरचना है जिसे वॉटसन और क्रिक ने बताया था। और आरएनए एक सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडलित संरचना है। और इनके रासायनिक घटकों में भी अंतर है ना? बिल्कुल, दोनों में नाइट्रोजनियस क्षार होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होता है, AGCT। और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, मतलब AGCU। अच्छा, टी की जगह यू आ जाता है। जी। बॉन्डिंग भी महत्वपूर्ण है। डीएनए में A T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और G C के साथ ट्रिपल बॉन्ड। और आरएनए में? आरएनए में A U के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यह कोशिका का केंद्रीय डोग्मा और डीएनए से जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं। हाँ, जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो वायरस में होता है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और जोड़ने वाले को डीएनए लिगेस कहते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इसकी तकनीक की खोज एलेक जेफरी ने की थी, जिसका उपयोग आनुवांशिकी पहचान में होता है। अब कुछ ऐसे अंगों की बात करते हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, जैसे लवक यानी प्लास्टिड्स। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पौधों को रंग प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, हरित लवक,
क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। दूसरा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, जो फल और फूलों को रंग बिरंगा बनाता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और तीसरा अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, जो सफेद होता है और जड़ व बीज में भोजन संचय का काम करता है। और कुछ अंगक केवल जंतु कोशिका में होते हैं। हाँ, सेंट्रोसोम्स केवल जंतु कोशिका में होता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। अच्छा। वहीं रिक्तिका, वैक्यूल, मुख्य रूप से पादप कोशिका में होती है, जो उसका 90%